हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो नंबर 4, पार्ट 4 ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। तो ये आपका चैप्टर चल रहा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको वो जो टेबल में हमने सारे मेथड्स थे वो हमने कर लिए थे, और अब हम आगे बढ़ते हैं ओवरहेड्स में, क्योंकि आपको पता है ये ओवरहेड बहुत बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, राइट। अब हम टॉपिक पे चलते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। जो हमारे जितने भी ओवरहेड्स होते हैं या जितने भी हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, वो जितने भी खर्चे हैं उन सबको हमें एब्जॉर्ब तो करना ही है ना। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैं फीस चार्ज करूंगा, राइट। तो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि भाई मुझे 800 रुपये पर आवर मिलने चाहिए। मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अपने मन में बनाई, ठीक है, कि मैं जो 1 घंटा मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाने के मुझे 800 रुपये मिलने चाहिए, ठीक है। फिर सपोज मुझे कोई कॉल आती है और मुझे पता लगता है कि वो होम ट्यूशन 20 किलोमीटर अवे है, ठीक है। या तो मैं क्या करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि भाई जो जब मैं 20 किलोमीटर जाऊंगा, 20 किलोमीटर आऊंगा, तो उसमें मेरा पेट्रोल खर्च होगा, ठीक है। तो मुझे पेट्रोल के पैसे भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। फिर मेरा आने जाने का टाइम भी लगेगा, तो उसको भी मेरा वो टाइम भी वेस्ट होगा ना। उसने में टाइम में भी कमा भी सकता था, बट मैं सड़क पे बिताऊंगा आने जाने में। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल मैं रेट कोट करता हूँ कि भैया मैं 1 घंटे के 1200 रुपये लूंगा, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि मेरे जितने भी ओवरहेड्स हैं, समझ आ रही है, वो मैं जो मेरी फीस है मैं उसी में चार्ज करूंगा, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कॉफी पीने जाते हो, ठीक है। आप स्टारबक्स में कॉफी पीने जाते हो, तो जो कॉफी जब आप पीते हो, तो भाई वो केवल कॉफी का रेट नहीं लगा रहे, समझ आ रही है। कॉफी तो सस्ती होगी, बट वो इतनी महंगी कॉफी जो आपको बेचते हैं, तो बेसिकली क्या है कि वो अपनी ब्रांड का भी बेचते हैं, वो इतनी मार्केटिंग करते हैं, और उन्होंने इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए बना रखा है, और बहुत सारी चीजें, समझ आ रही है। वो उन सब के लिए आपसे चार्ज करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप छोले भटूरे खाने जा रहे हो, तो छोले भटूरे की एक प्लेट फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की है, तो भाई छोले भटूरे के जो पैसे हैं केवल वो छोले भटूरे की प्लेट में इंक्लूड नहीं है, समझ आ रही है। वो आपको भैया सर्व भी करके दे रहा है, समझ आ रही है। वो आपको डिस्पोजेबल भी दे रहा है, वो आपको प्लेट्स का जो भी है वो दे रहा है, सलाद दे रहा है, ठीक है, प्याज चटनी, ठीक है, ये सब दे रहा है। फिर आप एक्स्ट्रा छोले मांगते हो तो एक्स्ट्रा छोले भी आपको दे रहा है। तो बेसिकली क्या है कि उसके भी बहुत सारे ओवरहेड्स हैं, ठीक है। टिश्यू पेपर लेके आता है, उसका खर्चा है, ठीक है, जो आपको डिस्पोजेबल दे रहा है। तो ये सब ओवरहेड्स हैं। छोले भटूरे के अलावा खर्चे हैं, वो सारे खर्चे वो उसमें से निकालेगा, तो इसका वो बोलते हैं वो उसमें से एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो हमारा भी सिस्टम क्या होता है, हमें भी जो भी ओवरहेड होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड के हम मेथड्स कर रहे हैं। ये फॉर्मुलेज हैं, इसको आप माइंड में लेके चलना, ठीक है। मेथड्स क्या क्या है? पहला होता है डायरेक्ट मटेरियल, डीएम स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज रेट। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज रेट, ठीक है। तो भाई इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आपको ओवरहेड ओवरहेड रेट निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल इनटू 100, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। इसमें एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं।
एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई प्रोडक्शन ओवरहेड, जो भी आपने जब प्रोडक्शन करी तो जो एक्स्ट्रा खर्चे हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो है ₹40,000, ठीक है। फिर डायरेक्ट मटेरियल, वो है ₹2,00,000। तो जब आपने फैक्ट्री में काम किया तो डायरेक्ट मटेरियल 2 लाख रुपए का हुआ। यहाँ पे हम इस मेथड में ना डायरेक्ट मटेरियल को अपना प्राइम मान के चल रहे हैं, मेन मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल मतलब ये वहां लगता है जहां पे डायरेक्ट मटेरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझ आई। मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मटेरियल के हिसाब से आप अपना ओवरहेड रेट निकालते हो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर मैं ओवरहेड रेट निकालूं तो ओवरहेड रेट कितना हो गया, 40,000 डिवाइडेड बाई 2,00,000 इंटू 100। जो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आंसर आया 20%। इसका मतलब जो भी आपका डायरेक्ट मटेरियल लगा, अब आप ना हर चीज को एकदम एग्जैक्ट नहीं बांटने लग जाओगे, तो हमने ऐसे रेट निकाल लेते हैं। इसका मतलब कि भाई जो भी आप जितने भी आपका डायरेक्ट मटेरियल लगा उसका 20% और ऐड करके आप ये मान लोगे कि आपने ओवरहेड भी एब्जॉर्ब कर लिया। समझ आ रही है। तो आपने ओवरहेड भी एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई अगर सपोज मैं होम ट्यूशन में पर आवर के 1,000 रुपए चार्ज करता हूँ, तो अगर तो मेरे को अगर ओवरहेड भी उसमें काउंट करने हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 20% मेरा ओवरहेड लग जाता है, तो ऑन एन एवरेज 20%, तो 20% और एडिशनल ऐड करके मैं बताऊंगा भैया ये मेरी फीस इतनी है। समझ आ गई। छोले भटूरे वाला भी ऐसे ही करेगा। जैसे छोले भटूरे वाले का ही एग्जांपल है कि उसमें मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जो मेनली छोले भटूरे जब आप खा रहे हो तो मटेरियल के ही पैसे हैं, राइट। मटेरियल इज प्राइम क्राइटेरिया। तो उसमें क्या होगा, ये ऐसे डिवाइड करके सपोज आपका आंसर आ गया 20%, तो इसका मतलब जो भी आपकी मटेरियल की कॉस्ट लग रही है उसमें उसका 20% और ऐड करके आप बोलोगे कि भैया ये मेरा ओवरहेड मिला के टोटल कॉस्ट आ रही है। ये कॉस्ट आ रही है, प्रॉफिट तो बात की बात है, प्रॉफिट ऐड करके आप सेलिंग प्राइस बनाओगे, राइट। लेकिन पहले कॉस्ट तो बताओ, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ये वहां यूज करते हैं जहां पे मटेरियल इज वेरी क्रूशियल, ठीक है। फिर आता है हमारे पास डायरेक्ट लेबर, ठीक है। सेकंड मेथड होता है डायरेक्ट लेबर। डीएल स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज रेट। कॉस्ट परसेंटेज रेट, ठीक है। तो भाई इसका भी फॉर्मूला आपको पता ही है। ओवरहेड रेट अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो भी मेरे प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं उसको मैं डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से। किससे करूंगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से डिवाइड करूंगा और इनटू 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। तो इट इज कॉल्ड ओवरहेड रेट, ठीक है। सर ये वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे लेबर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ आ रही है। लेबर की जो कॉस्ट होती है वो इंपॉर्टेंट है। कई काम ऐसे होते हैं जहां पे लेबर इज प्राइमरी, राइट। मतलब अगर मैं अपने ट्यूशन वाला एग्जांपल लूं तो उसमें क्या होता है, उसमें फॉर एग्जांपल आई एम द लेबर, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। समझ आ रही है। मैं अगर किसी को पढ़ा रहा हूँ तो मैं भैया किसी को मतलब पिज्जा बर्गर ये सब नहीं दे रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ 1 घंटा, जो मेरा पढ़ाने का है वो जो मेरे पढ़ाने के स्किल्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहां पे लेबर कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट कि भैया मैं इतना टाइम लगाऊंगा तो इतने पैसे लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया ओवरहेड रेट का फॉर्मूला, हो गया प्रोडक्शन ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनटू 100, ठीक है। तो ऐसे ही हम अगर मैं उस फॉर्मूले में इस चीज को डाल दूं, अगर मैं उस फॉर्मूले में सपोज इसको डायरेक्ट लेबर मान लूं, तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर फॉर्मूला बनाने वाली क्या बात है ना। चलो फिर अगला फॉर्मूला आता है बेटा, अगला फॉर्मूला आता है प्राइम कॉस्ट परसेंटेज रेट। प्राइम कॉस्ट परसेंटेज रेट। सर इसमें क्या आता है, इसमें ओवरहेड रेट अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला होगा प्रोडक्शन ओवरहेड, जो भी मेरे प्रोडक्शन को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, डिवाइड बाय प्राइम कॉस्ट, ठीक है।
फॉर्मूला तो अब आपको समझ आ गया होगा, बनाना भी आ गया होगा, ठीक है, इंटू 100, और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो परसेंटेज लगा दिया जाता है, तो जो आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा, ठीक है। सर ये क्या होता है? सर ये वो, यहाँ ये फॉर्मूला वहां यूज होता है जहाँ पे मटेरियल और लेबर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भैया छोले भटूरे हैं, तो उसमें तो मटेरियल इज इम्पोर्टेंट, मतलब मटेरियल इज द प्राइम थिंग, राइट, ठीक है। और अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो उसमें लेबर कॉस्ट, ठीक है। कई काम ऐसे होते हैं जहाँ पे मटेरियल और लेबर ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ठेकेदार हूँ और किसी ने मुझे अपना घर बनाने का ठेका दिया हो विद मटेरियल, तो भाई मेरे लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है और मेरे जो लेबर है वो भी इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है? जो मकान बनवाना है तो मिस्त्री मजदूर ये वो प्लम्बर ये सब मुझे लगाने पड़ेंगे, तो मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है? जो ईंटें आएंगी, ये सीमेंट आएगा, ठीक है, ये सारी चीजें जो आएंगी ये भी इंपॉर्टेंट है, और जो लेबर है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जब मुझे ऐसा नहीं कि मैं केवल मटेरियल को ध्यान में लेके अपना वो करूंगा या लेबर को ध्यान में लेके करूंगा, तो मुझे दोनों को कंसिडर करना है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट परसेंटेज रेट हम मेथड लगा देते हैं, ठीक है। सर प्राइम कॉस्ट क्या होती है? अरे भाई प्राइम कॉस्ट होती है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इन तीनों को मिलाते हैं तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आती है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर आर रेट। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट लेबर आर रेट। सर ये डायरेक्ट लेबर आर रेट क्या होता है? भाई फॉर्मूला वही है, ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स। समझ आ रही है? इसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर्स है, ठीक है, जहाँ पे आवर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जब मुझे परसेंटेज में नहीं चाहिए, मुझे पर आवर के हिसाब से चाहिए होता है। जैसे ये मुझे परसेंटेज में चाहिए होता है, ये मुझे पर आवर के हिसाब से चाहिए होता है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, डायरेक्ट लेबर आर रेट लगाते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा समथिंग, ये जो अमाउंट आएगा ये रुपीस पर आवर आएगा, पर आवर, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या आएगा? पर आवर में आएगा। मतलब सर इसका एग्जांपल दो भाई, इसका एग्जांपल चलो आप मान लो कोचिंग सेंटर, ठीक है। कोचिंग सेंटर में जो मेरे जो भी है ना एसी का खर्चा ये वो, समझ आ रही है, एडवर्टीजमेंट ये वो, तो जितने भी ओवरहेड है उसको मैं कैसे रिकवर करूंगा, ऐसे कि भैया मेरे को कितनी कॉस्ट पड़ रही है उसका मैंने जोड़ दूंगा कुछ परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जैसे ये होम ट्यूशन का मान लो, तो होम ट्यूशन में क्या होता है, जैसे कोचिंग सेंटर में आप जाते हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको पूरे सिलेबस का वो बता दिया जाता है कि भैया एक साल की इतनी फीस लगेगी, राइट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पर आवर के हिसाब से हम बात करते हैं। तो जब मुझे पर आवर के हिसाब से अपना डायरेक्ट लेबर आवर रेट निकालना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ आ रही है? फिर नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास मशीन आर रेट। क्या होता है? मशीन आर रेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में यही आएगा, इसको बोलते हैं मशीन आर रेट। मशीन आर रेट, ठीक है भाई। ये मशीन आर रेट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्शन ओवरहेड, सेम यही, प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, नंबर ऑफ मशीन आवर्स। ये जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा आएगा मशीन आर रेट, एक घंटे का, एक घंटे मशीन चलेगी तो इतने रुपए लगेंगे। अब देखो मैं आपको बताऊं, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज मैं आपको एक जस्ट एक एग्जांपल देता हूं
कि गांव में क्या होता है कि जब आपकी फसल का जो वेस्ट मटेरियल होता है तो आप उसको छोटे छोटे बहुत माइनर माइनर टुकड़ों में तोड़वाते हो, उसको बोलते हैं थ्रेशर बुलाते हो, और उससे कटवाते हो ताकि वो चारा बन जाए गाय भैंसों का। ठीक है। अब मतलब मैं अपना एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। तो जब मैं अपने मामा के गांव गया था तो वहां पे उन्होंने बुलवाया था। तो बेसिकली क्या है वो एक ट्रैक्टर के ऊपर मशीन होती है थ्रेशर, वो आती है, और उन्होंने ऐसे रेट बताया होता है कि भैया 1 मिनट चलेगी, 1 मिनट का रेट बताया था उन्होंने कि 1 मिनट के फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए। तो वो थोड़ी हैवी मशीन होती है। तो उन्होंने बोला भैया टाइम स्टार्ट कर लो, ठीक है, स्टॉप वॉच लगा लो। तो क्या होता है कि भैया अगर ये मशीन 10 मिनट चलेगी तो 1 घंटे के 100 रुपए, तो 10 मिनट के हो गए 1000 रुपए। तो ऐसे वो पैसे लगेंगे। ठीक है भाई। तो मैं वहां पे खड़ा था, तो मैं टाइम नोट कर रहा था। तो मैंने ये नोटिस किया कि भाई उन्होंने क्या है कि देखो ड्राइवर भी आया, ड्राइवर भी वो ट्रैक्टर में मशीन रखी हुई थी तो ट्रैक्टर को लेके ड्राइवर आया, ड्राइवर के साथ एक और हेल्पर था। ठीक है। जब वो मशीन लेके आ रहा है तो कहाँ से लेके आ रहा है, तो उसका पेट्रोल भी लग रहा है, समझ आ रही है। और मशीन की वो रिपेयर वगैरह भी कराता होगा, मशीन में जो ग्रीस वगैरह ये सब भी डलती होगी। लेकिन वो मुझसे अलग से पैसे नहीं मांग रहा कि भैया मैं ड्राइवर हूँ, मेरे इतने पैसे अलग से दो, मैं इसको ये ट्रैक्टर में लेके आया तो इसके डीजल के पैसे अलग से दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं कह रहा वो, समझ आ रही है। तो उसने क्या, हाँ, तो हम क्या करते हैं, तो हम प्रोडक्शन ओवरहेड अपॉन नंबर ऑफ मशीन आवर्स में डिवाइड करके हम बता देते हैं कि भैया 1 घंटे मशीन चलेगी तो मेरा ये इतना रेट पे एब्जॉर्ब होगा, समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ये है 10 रुपए, तो भैया जो मेरी कॉस्ट है उसमें 10 रुपए और ऐड कर दूंगा, तो मैंने उस चीज को मशीन के आवर्स में एब्जॉर्ब करूंगा, समझ आ रही है भैया। 1 घंटा अगर आपके मशीन रहेगी तो मैं इतने रुपए, मतलब इतने रुपए जो मेरी कॉस्ट थी प्लस ओवरहेड, ये बता के मैं बोलूंगा कि भैया ये तो मेरी कॉस्ट पड़ रही है, उसके ऊपर जो प्रॉफिट वगैरह वो अलग बात है, समझ आ रही है। तो ये होता है मशीन आर रेट। ठीक है बेटा। तो बेटा अब हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उससे आपको ये समझ आएगा मशीन आर रेट के क्वेश्चंस। पेपर में मशीन आर रेट के ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। चलो ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, मशीन आवर रेट का है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट दिस कॉस्ट ऑफ मशीन 32,000। ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार। कॉस्ट ऑफ द मशीन 32,000 है। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, effective working life, hours, repair and maintenance over the life of the period of the machine is 2500. Standing charges allocated to this machine for January ये है 400। ठीक है, ये रुपीस का साइन बना हुआ, ठीक है, दिस इज 400। एंड पावर कंज्यूम्ड बाय द मशीन एट द रेट रुपीज 0.30 पर यूनिट इज 600। द मशीन कंज्यूम 10 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर। तो ठीक है भाई, एक दो क्वेश्चन मशीन आवर के समझ लोगे तो आपको कंसेप्ट समझ आएगा मशीन आवर रेट क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में बार बार इसको शो भी करता रहूंगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द ठीक है बेटा। तो भाई जब भी हम बनाते हैं तो हम टेबल बनाएंगे मशीन कंप्यूटेशन ऑफ, हम बोलेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, ये टेबल सी बनती है, इधर ऊपर लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस, ध्यान से सुनना। स्टैंडिंग चार्जेस, तो भाई स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं सर? वो खर्चे जो फिक्स्ड होते हैं। तो कुछ खर्चे फिक्स्ड होते हैं, कुछ खर्चे वेरिएबल होते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में हम फिक्स्ड लिखेंगे, ठीक है, और नीचे वाले पोर्शन में हम वेरिएबल लिखते हैं।
इसको बोलते हैं वेरिएबल चार्जेस। तो बस आपको दो चीजों में सेग्रीगेट करना है, फिक्स्ड में और वेरिएबल में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन का डेटा दिया होगा उसको हम समझते हैं। तो भैया कॉस्ट ऑफ मशीन ये अभी कुछ नहीं है सर, ये किस काम आती है, जब डेप्रिसिएशन वगैरह निकालते हैं, ठीक है। तो ठीक है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ये भी डेप्रिसिएशन निकालने के काम आती है। याद करो 11th क्लास में हमने ये पढ़ा था, जब कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू ये सब लाइफ ये सब डेप्रिसिएशन से रिलेटेड डेटा है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ओवर द लाइफ पीरियड इज 2500। तो बताओ रिपेयर एंड मेंटेनेंस किस में आता है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस किस में आता है, ठीक है। अच्छा भाई, जब ऊपर वाला डेटा दिया हुआ है ये तीन चीजें, तो पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट दी हुई, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दी है, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ आवर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ 1 घंटे में मशीन का जो डेप्रिसिएशन आया, ये डेटा डेप्रिसिएशन वाला है, तो जो जो आता जाएगा उसको करते रहेंगे। तो डेप्रिसिएशन आया, ठीक है, क्या आया? डेप्रिसिएशन, हाँ जी। तो भाई ये डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा सर? कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस 32,000 माइनस 2,000, तो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा 30,000 डिवाइडेड बाय जो वर्किंग लाइफ है 10,000, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ये 3 रुपए पता क्या आ गया? ये आ गया डेप्रिसिएशन। और सर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड होता है वेरिएबल होता है? तो भाई डेप्रिसिएशन जो होता है वेरिएबल होता है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये फिर भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 32,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय जो वर्किंग लाइफ आवर्स है, ठीक है। तो इससे ये आंसर आ गया, ये आ गया रुपीस पर आवर। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दूँ रुपीस पर आवर का वो निकाल रहा हूँ, तो ये 3 रुपए पर आवर आ गया, तो 3.00 लिख देता हूँ, ठीक है सर। और क्या दिया हुआ है? और भाई अगला डेटा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का दिया हुआ है, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है? फुल लाइफ की। तो रिपेयर मेंटेनेंस क्या होता है मुझे बताओ सर। डेप्रिसिएशन तो बता दो, ये वेरिएबल कैसे है भैया? गाड़ी जितनी ज्यादा चलेगी उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन होता है, समझ आ रही है? मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एक गाड़ी मेरी है, मैं केशव महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ रोहिणी सेक्टर 8 में। तो मेरे घर से केशव महाविद्यालय हार्डली 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और मैं गाड़ी निकालता भी नहीं, क्योंकि भैया गाड़ी निकालूंगा, पार्क करूंगा, फिर गाड़ी निकालने पार्क करने में इतने झंझट है, मैं स्कूटी ले जाता हूँ, समझ आ रही है? स्कूटी ले जाता हूँ और मतलब कोई टेंशन नहीं होती, और मतलब जितनी देर में गाड़ी में जाऊंगा उससे आधे टाइम में स्कूटी में पहुंच जाता हूँ, ठीक है। पेट्रोल भी कम लगता है और माइंड भी फ्री रहता है, पार्किंग वार्किंग भी कोई टेंशन नहीं, ये वो ना इधर ना उधर, समझ आई? तो बेसिकली क्या होता है, अब मेरी गाड़ी कोई खरीदेगा जो कि बहुत कम चलती है, कभी कभार चलती है, मैं संडे या ऐसे बीच में 1-2 बार ऐसे निकाल लेता हूँ, ठीक है। और एक दूसरी गाड़ी है जो भैया एक टैक्सी थी, वो मतलब समझ रहे हो, वो किसी टैक्सी कंपनी गाड़ी थी, और भैया वो चल रही है कभी मनाली, कभी शिमला, कभी ये कभी वो। अब दोनों को 1-1 साल हो गया, दोनों नई गाड़ियां खरीदी थी, दोनों को 1-1 साल हो गया। अब बताओ मेरी गाड़ी ज्यादा में बिकेगी, मतलब मेरी गाड़ी का डेप्रिसिएशन आप समझो, मेरी जब मेरी गाड़ी बिकेगी और इसकी गाड़ी बिकेगी तो दोनों में डिफरेंस तो होगा ना, समझ आ रही है? मेरे को ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसको कम पैसे मिलेंगे, क्योंकि भैया इसकी गाड़ी बहुत ज्यादा रगड़ा गई है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन इसका ज्यादा है, मेरा कम है। तो डेप्रिसिएशन इज डिपेंडेंट ऑन कि भैया कितनी गाड़ी चल रही है। तो ये डेप्रिसिएशन वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब जो डिपेंड कर, ठीक है, जो चेंज होता है विद द चेंज इन, अब जैसे इसमें गाड़ी की बात करें तो जितना चलेगा, ठीक है। फिर होता है रिपेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। भैया रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी ना वेरिएबल होता है। सर कैसे वेरिएबल होता है? अरे भाई अगर कोई गाड़ी रोज शिमला मनाली और लेह लद्दाख ये वो जा रही है, तो भैया उसकी सर्विस भी तो ज्यादा ही होगी, बार बार सर्विस होगी, उसके किलोमीटर के हिसाब से होता है, आपने देखा हो ना सर्विस, या तो किलोमीटर होता है या टाइम होता है, समझ आई? तो किलोमीटर के हिसाब से तो उसकी सर्विस वो तो हर उसमें हो जाएगी, हर 2 टूर में एक बार सर्विस उसकी मांगेगी। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है सर? ये था 2,500 टोटल था, ठीक है। और टोटल कितने घंटे चलेगी? वो 10,000, आप समझ रहे हो? तो 2,500 इन रुपीज है और ये टोटल इन आवर्स है। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ गया 0.25, कितना आ गया? 0.25, ठीक है।
ऊपर से सारी चीजें देखते चलेंगे। ये डेटा हमेशा डेप्रिसिएशन का होता है, ये हमने कर लिया। स्टैंडिंग चार्जेस एलोकेटेड टू द मशीन, स्टैंडिंग चार्जेस जनवरी का है 400, ठीक है। अब भाई स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस कितना है सर? इसमें स्टैंडिंग चार्जेस के नाम पे ना मुझे एक ही चीज नजर आ रही है, ठीक है। पावर कंज्यूम्ड बाय द मशीन इज दिस, ठीक है। तो पावर कंजम्पशन, एक स्टैंडिंग चार्जेस हो गया, पावर कंजम्पशन हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टैंडिंग चार्जेस तो एक ही है, तो मैं इस हेडिंग के अंदर अगर दो चार होते ना, इसके अंदर लिखता ही है वो तो, बट लेकिन स्टैंडिंग चार्जेस एक ही चीज दी हुई है और इसका भी नाम इन्होंने स्टैंडिंग चार्जेस ही लेके रखा हुआ है। तो भैया स्टैंडिंग चार्जेस क्या होगी, 400 डिवाइडेड बाई 200, ये हो गया इसके स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। तो ये हो गया ₹2। सर ये 200 कैसे है, ये समझ नहीं आया, ठीक है। देखो मैं एक बार बताता हूँ आपको, मैं चलो यहीं पे इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे। चलो इधर देखना है, ठीक है भाई। नंबर ऑफ मशीन आवर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, वो मैंने निकाला 400 डिवाइड बाय 200 किया था ना। तो नंबर ऑफ मशीन आवर्स निकालना है मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, ठीक है। ये कैसे निकालूंगा, इन जनवरी, ये जनवरी का निकाल रहा हूं, ठीक है। तो पहले मैं निकालता हूं नंबर ऑफ पावर यूनिट्स कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ पावर यूनिट्स कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ पावर यूनिट्स कंज्यूम्ड इन जनवरी, नंबर ऑफ पावर यूनिट्स कंज्यूम्ड इन जनवरी, ठीक है। तो ये है ₹600 डिवाइडेड बाय 0.30। बताओ ये बात समझ आ रही है भैया? पावर यूनिट ऑफ द मशीन, ये एक यूनिट के 30 पैसे लगते हैं और टोटल 600 बिल आया, तो टोटल 600 बिल आया, तो इसका मतलब, और एक यूनिट कितने लगे, कितनी यूनिट कंज्यूम करी, दिस डिवाइड बाय दिस, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ भैया। आप गोलगप्पे खाने गए, आपने गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे का बिल आया 40 रुपए, ठीक है। और एक गोलगप्पा था 2 रुपए का, एक ऐसे समझ लो, एक गोलगप्पा था 2 रुपए का, 40 रुपए बिल आया, एक गोलगप्पा था 2 रुपए का। बताओ आपने कितने गोलगप्पे खाए? तो सर 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20 गोलगप्पे खाए। समझ आ रही है? सेम कंसेप्ट ये है, ठीक है। बहुत वाहियात सा एग्जाम्पल है, बाकी मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है 2000 यूनिट्स। क्या आ रहा है? 2000 यूनिट्स। इसका मतलब जनवरी में 2000 यूनिट चलती है भाई, ठीक है। अब नंबर ऑफ मशीन आवर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ मशीन आवर्स, जो यही मुझे निकालना था, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, ठीक है। जनवरी में नंबर ऑफ मशीन आवर्स कितने हैं, ठीक है। अब जनवरी में भाई 2000 यूनिट, इसको लिखेंगे 2000 यूनिट डिवाइडेड बाय 10 यूनिट्स, डिवाइडेड बाय 10 यूनिट्स। सर ये 10 से क्यों डिवाइड किया भैया? इधर देख लो, इधर, ठीक है। द मशीन कंज्यूम 10 यूनिट ऑफ पावर पर आवर, एक घंटे में 10 यूनिट यूज करते हैं। तो भाई 2000 यूनिट टोटल यूज करा है और एक घंटे में 10 यूनिट यूज हो रही है। तो अगर मुझे देखना है कि कितने घंटे मशीन चली, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये मेरा आंसर आ गया ना, 200 यूनिट। समझ आ रही है? 200 आवर्स, सॉरी 200 आवर्स। तो नंबर ऑफ मशीन आवर्स कितना आ गया? 200 आवर्स। समझ आ रही? भाई 2000 यूनिट यूज करी है, एक घंटे में 10 यूनिट यूज करती है, तो इसका मतलब 200 घंटे चली है। आप खुद सोचो, 200 घंटे चली है, एक घंटे में 10 यूनिट यूज करती है, तो 2000 यूनिट हो गई ना। समझ आ गई? तो नंबर ऑफ मशीन आवर्स इन जनवरी इज 200 आवर्स, ठीक है। तो 200 घंटे चली है, और इसको मैं मिटाता हूं अब और अपने आंसर पे चलते हैं। इसीलिए मैंने 400 जो रुपए जनवरी के थे ना, उसको 200 घंटे से डिवाइड किया। जनवरी में 200 घंटे चली, तो एक घंटे के 2 रुपए हुए, ये स्टैंडिंग चार्जेस हुए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, इसमें पावर क्या था, पावर कंज्यूम बाय द मशीन, ठीक है, एट द रेट ₹0.30 पावर कंज्यूम्ड। तो भैया पावर भी इधर लिखेंगे। पावर का बिल कितना है? देखो देखो, 30 पैसे है
ठीक है, पर यूनिट। और हमारी जनवरी में कितनी यूनिट चली, जनवरी में हमारी कितनी यूनिट चली, 10 यूनिट एट द रेट 30 पैसा, मतलब 0.30। सर जनवरी में 10 यूनिट चली, ये कहाँ लिखा हुआ है? एक घंटे का निकालना ना, तो 1 घंटे के 10 यूनिट लिखे हुए हैं, जनवरी का नहीं, 1 घंटे के 10 यूनिट, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पर आवर निकाल रहे हैं भाई, ठीक है। तो 1 घंटे में 10 यूनिट चलेगी, ठीक है, और 1 यूनिट के 0.30 पैसे हैं, तो 1 घंटे के कितने पैसे हो गए, 3 रुपए आ गए, ठीक है। और इन चारों को दिस दिस ये सबको टोटल करेंगे, तो टोटल आ गया 8.25। टोटल कितना आ गया, 8.25। ये आ गया मशीन आर रेट। क्या आ गया बेटा, ये मशीन आर रेट, ठीक है। तो भाई यही कंसेप्ट है मशीन आर रेट का, कि आपको स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस दो अलग अलग चीजें दी होंगी, और आपको डेटा हो सकता है पर एनम में दिया हो, बट हम पर एनम निकाल के फिर पर आवर में उसमें कन्वर्ट कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गई? तो मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 था, तो मैं इधर ले देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। डन है, चलो अब हम चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने पढ़ना है, थोड़ा इसमें डेटा और ज्यादा दिया हुआ है, थोड़ी सी और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। परचेज प्राइस ऑफ मशीन आर दिया हुआ है, परचेज प्राइस ऑफ मशीन दिया हुआ है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, रेंट पर क्वार्टर दिया हुआ है, जनरल लाइटनिंग फॉर टोटल एरिया दिया हुआ है, फोरमैन सैलरी दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मशीन दिया हुआ है, एस्टिमेटेड कंज्यूमेबल स्टोर्स दिया हुआ है, पावर 2 यूनिट्स पर आवर दिया हुआ है, एट द रेट दिस दिया हुआ है। तो ये बहुत सारा डेटा हमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद दिया हुआ है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड इज ऑफ द 10 year इज 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। द मशीन इज एक्सपेक्टेड, ये सारा डेटा डेप्रिसिएशन का है। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन टू 20,000 hours in its lifetime and the machine occupies 25% of the total area. The foreman devotes 1/6 of the lifetime for the machine, ठीक है। तो मतलब ये दिया हुआ कि जो मशीनें हैं उसमें हमारी जो मशीन है जिसकी बात हो रही है उसमें 1/6 ऑफ द टाइम वो डिवोट करते हैं। कैलकुलेट द मशीन आर रेट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर होगा तो हम अपना काम ढंग से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं साथ साथ एक नई स्लाइड लेता हूँ और हम ऊपर लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट। क्या लिख सकते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट, ठीक है। तो भाई इसमें हमारे पास आ रहा है ये वाला जो सारा डेटा दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास एक स्टैंडिंग चार्जेस है, स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, और हमारे पास कुछ होंगे वेरिएबल चार्जेस। तो मैं इधर ले देता हूँ वेरिएबल चार्जेस, ठीक है। स्टैंडिंग का मतलब फिक्स, वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम पढ़ते हैं परचेज प्राइस ऑफ मशीन, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ये दिया हुआ है भाई। ये परचेज प्राइस और इंस्टॉलेशन, परचेज प्राइस कितना, 4 लाख, इंस्टॉल करने के 1 लाख रुपए और लग गए, तो वो भी कॉस्ट में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो हमें डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ये जो हमें डेटा दिया हुआ है, ये मुझे लग रहा है कि भाई ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड डेटा है। तो पहले मैं इधर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर देता हूँ, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो कैसे आएगा, 4 लाख
प्लस 1 लाख, है ना, ये तो कॉस्ट ऑफ द मशीन होगी। स्क्रैप वैल्यू आगे मैं पढ़ लेता हूँ, कहीं ना कहीं स्क्रैप वैल्यू दी होगी, और स्क्रैप वैल्यू कहाँ पे दी है, तो एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर इज 1 लाख। ठीक है, तो ये मुझे स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, तो माइनस कर दिया 1 लाख, -1 लाख कर दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ कितनी है, तो क्वेश्चन में हमें लाइफ दिया हुआ है, एस्टिमेटेड लाइफ इज 20,000। ठीक है, तो ये हो गया 20,000 आवर्स से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये जो मेरा आंसर आया वो डेप्रिसिएशन आया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आया मेरा 20 रुपए। कितना आया? 20 रुपए। क्या ये बात समझ आ रही है? डेप्रिसिएशन आया मेरा 20 रुपए। ठीक है, ठीक है, तो पहला जो आइटम है वो मेरा 20 रुपए आ गया, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अब भैया डेप्रिसिएशन क्या होता है? फिक्स्ड होता है, वेरिएबल होता है? सर वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम कितना लिख देंगे? 20 रुपए। तो सर 20 रुपए क्या आया था पर, 20 रुपए क्या आया था पर आर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20 रुपए। समझ आई? ये वाला जो डेटा है ये पर आर का है, तो मैं इधर जरा मेंशन कर देता हूँ कि भाई ये ना पर आर के हिसाब से है। ठीक है, अच्छा, फिर क्वेश्चन में और दूसरी चीज पे आते हैं। सर रेंट पर क्वार्टर। अब भैया रेंट बताओ, रेंट क्या होता है? तो रेंट दिया हुआ पर क्वार्टर 15,000, तो मुझे तो पर आर में निकालना है। समझ आ रही है? तो एक काम करते हैं, ये वाला जो डेटा है रेंट, अच्छा रेंट क्या होता है भैया? रेंट स्टैंडिंग चार्जेस होता है, फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होगा। समझ आ रही है? चाहे आप कितनी प्रोडक्शन करो। तो रेंट को मैं इधर लिखता हूँ स्टैंडिंग चार्जेस में, तो मैं रेंट लिखता हूँ, कितना था? 15,000। तो 15,000, 15,000 इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ। सर मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों किया? ठीक है, अभी बताता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, और ये रेंट पर क्वार्टर है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करके एनुअल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और जो हमारी मशीन है, देखो मशीन ऑक्यूपाइज 25% ऑफ द टोटल एरिया। अरे भाई टोटल एरिया में हमारी जो मशीन है वो 25%, मतलब 1/4 एरिया कवर करती है। तो जो रेंट होगा, तो उस मशीन का रेंट कितना आया? मशीन मतलब जो रेंट मैं पे कर रहा हूँ, जगह का रेंट, उसमें वो 1/4 एरिया कवर कर रहा है। तो मशीन के ऊपर जो रेंट हम लगाएंगे वो कितना होगा? वो भी तो 1/4 होगा। समझ आई? तो दोबारा इसको 1/4 से, हमारी मशीन का ये रेंट है एनुअल, ये एनुअल हो गया, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारी मशीन का एनुअल रेंट आ गया 15,000। कितना आ गया? 15,000। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि भाई ये ना पर एनम है। क्या है ये? पर एनम। ठीक है, और फिर मैं, क्योंकि ये पर आवर है, तो मैं भाई पर आवर का एक कॉलम और बना देता हूँ। ठीक है, ये पर एनम है, ये है पर आवर, तो इस ये डेप्रिसिएशन जो था वो पर आवर 20 है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छा भाई ये बात भी समझ आ गई, है ना? फिर जनरल लाइटिंग फॉर टोटल एरिया। अब भैया जो लाइट वाला एक्सपेंस है वो कितना है, वो क्या होता है? अरे भाई जो लाइट है वो तो जलेगी ही जलेगी। समझ आ रही है? काम हो नहीं हो, समझ आ रही है? कोई क्लाइंट नहीं होगा तो हम सारी लाइट वाइट बंद करके बैठ जाते हैं क्या? ठीक है, नहीं भाई, हम पूरा शोरूम लाइट वाइट ऑन करके बैठते हैं, तभी तो कस्टमर आएंगे। तो लाइटिंग का एक्सपेंस कितना है? 1,000 इंटू 12, क्योंकि वो पर मंथ दिया होता, मैं एनुअल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और हमारे हिस्से में लाइटिंग, क्योंकि हमारा एरिया ही 1/4 है, तो समझ आ रही है, तो हम 1/4 ही तो बिजली का बिल देंगे। तो लाइटिंग मेरा इतना हो गया, कितना है? 3,000। तो ये एनुअल आ गया। समझ आई? क्योंकि इसको आवर में कन्वर्ट करना भी मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं, और एनुअल में कन्वर्ट करना इजी है, तो मैं इस चीज को एनुअल में कर रहा हूँ। ठीक है, और एनुअल में ज्यादातर ऐसा इसलिए होता है कि भैया स्टैंडिंग चार्जेस फिक्स होते हैं, तो वो पूरे साल भर के इकट्ठे दिए हुए हैं कि भैया ये पूरे साल भर का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं, फोरमैन सैलरी कितनी है? सर 30,000 पर एनम। तो भैया ये तो ऑलरेडी पर एनम में दिया हुआ। फोरमैन सैलरी, फोरमैन सैलरी कितना दिया हुआ है? 30,000। ठीक है,
अरे नहीं भाई, 30,000 इंटू 1/6 है, ठीक है। तो 30,000 इंटू 1/6 है, तो सर ये कितना हो गया, 5,000। सर ये 1/6 क्यों किया है? क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया था कि भैया हमारा जो फोरमैन है वो 1/6 ऑफ द टाइम डिवोट कर रहा है ना। तो इसका मतलब जो हमारी ऊपर फोरमैन की सैलरी का खर्चा आएगा 1/6 ही तो आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर दी मशीन 3,000 पर एनम। वो तो हमारी मशीन का ही दिया हुआ है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम ये तो हमें 3,000 ही दिया हुआ है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो भाई ये जो है ना, ये टोटल आ गया, क्या आ गया ये, टोटल। तो मैं इधर लिख देता हूँ, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ गए, कितना आ गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 और 15, ये हो गया 26,000, ठीक है। 26,000 आ गया बेटा, ठीक है। अब 26,000 को मैं पर आवर में पहले कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। 26,000 को किससे डिवाइड करूंगा, 2,000 से, ठीक है। 26,000 को 2,000 से डिवाइड किया। सर 2,000 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं, 2,000 से भैया 10 साल में वो कितना चलेगी, देखो ये दिया हुआ ना, उसकी लाइफ कितनी है, 10 साल। 10 साल में वो 20,000 घंटे चलेगी, तो एक साल में कितने घंटे चलेगी, सर एक साल में 2,000, इसलिए करा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2,000 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको 2,000 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 13। तो पर आवर रेट आ गया 13, समझ आ गया। इसका टोटल मतलब टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, ये टोटल है और ये पर आवर है, समझ आ रही है, डन है। या मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए। ये है स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस, ये पर एनम है और ये पर आवर है, समझ आ गई, ये पर आवर आ गया, क्लियर है। चलो फिर उसके बाद क्या आने वाला है बेटा, ये हमने पढ़ लिया, इंश्योरेंस हो गया। एस्टिमेटेड कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये 4,000 है, ये काटा हुआ है, ये 4,000 है, ठीक है। एस्टिमेटेड कंज्यूमेबल स्टोर 4,000 पर एनम है, ठीक है। तो भाई ये जो कंज्यूमेबल स्टोर है ये जाएगा इधर, ठीक है, वेरिएबल है कंज्यूमेबल स्टोर। ये कितना दिया हुआ था, सर ये दिया था 4,000, तो हम इसको डिवाइड बाई 2,000 आवर्स कर देंगे। 2,000 आवर्स कहाँ से निकला था, अभी बताया था ना, ये पर एनम दिया तो डिवाइड कर दिया, तो मैं डायरेक्ट ये पर आवर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पर आवर में कन्वर्ट करना इसमें इजी है, ठीक है, इसमें पर आवर में कन्वर्ट करना इजी है। फिर भाई ये हो गया हमारा क्या, एस्टिमेटेड कंज्यूमेबल स्टोर्स, ठीक है। फिर आता है पावर 2 यूनिट्स पर आवर एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है। एस्टिमेटेड रिपेयर फॉर द मशीन, रिपेयर क्या होता है सर, ये भी हमारा वेरिएबल होता है। तो जो रिपेयर हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5,000 साल का दिया हुआ है, डिवाइड बाय, भैया एक साल में 2,000 घंटे चलेगी, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 2.50 आ गया, दिस इज 2.50, ठीक है। और एक चीज और, क्योंकि हमने यहाँ पे हम पहले पहुंच गए, ये भी था ना पावर, हमें ये भी कुछ डेटा दिया हुआ है ना। पावर पावर कितनी यूज हो रही है, 2 यूनिट्स पर आवर एट द रेट दिस, तो पर आवर का रेट दिया हुआ है ना, एट ₹50 पर 100 यूनिट्स, मतलब एक घंटे में भाई 2 यूनिट यूज होती है, ठीक है।
और 100 यूनिट के 50 रुपए हैं, 100 यूनिट के 50 रुपए हैं। तो नहीं नहीं, क्या दिया हुआ है, पावर कितनी यूज हो रही है, 2 यूनिट्स पर आवर एट द रेट ₹50 पर 100 यूनिट्स। तो 50 रुपीज पर 100 यूनिट के हैं, तो एक यूनिट के हो गए, एक यूनिट के कितने रुपए हो गए, ₹2.5। 50 रुपए लगते हैं बेटा, 50 रुपए लगते हैं 100 यूनिट के। तो एक यूनिट के कितने हो गए, 0.50। एक यूनिट के कितने रुपए हो गए, ठीक है। और 2 यूनिट के कितने हो गए, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट यूज हो रही है ना, तो 1 घंटे में 2 यूनिट यूज हो रही है, तो 2 यूनिट के हो गए ₹1। ये लॉजिक समझ आया, ठीक है। तो एक यूनिट के हो गए, अरे भाई इसको, एक यूनिट के हो गए ₹1। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा पावर, तो पावर ₹1 लग रहा है, समझ आई। और इन सबको अगर अब मैं टोटल करता हूँ, 13, 20, ठीक है, तो ये मेरे लिए आ रहा है 38.50। कितना आ रहा है, 38.50, ठीक है। इसको बोलते हैं मशीन आवर रेट। क्या बोलते हैं इसको, मशीन आवर रेट। क्योंकि इसको मैंने पर आवर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये टोटल इसका आया था, इसको पर आवर में कन्वर्ट कर दिया, पर आवर ये निकाल दिया, ये आ गया मशीन आवर रेट। समझ आ गई, ठीक है बेटा। चलो ये हमारा था मशीन आवर रेट, हम ऐसे निकालते हैं। फिर उसके बाद एक हमारा छोटा सा टॉपिक और रह गया, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो हम यहाँ पे कवर करते हैं। अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा उसमें जब आएगा तो हम उसमें कवर करेंगे। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड इन दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।